नमस्कार बच्चों। बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में एनसीईआरटी के अलोंग हम पहली 3 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं और आज हमें 4th एक्सरसाइज पढ़नी है उसकी। या ये कह दीजिए कि 3rd एक्सरसाइज से आगे का जो डिफरेंशियल इक्वेशन में मटेरियल है वो क्या है उसको हमें पढ़ना है। तो 4th एक्सरसाइज फिर मिसलेनियस इस टाइप से हम पढ़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखिएगा क्या है आगे का, किस तरीके की फॉर्म्स हैं, कैसे हम उनको पहचानेंगे और कैसे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो टोटल हमारी 6 वैरायटी 6 पॉइंट्स में डिवाइडेड है आगे की डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी कि वेरिएबल को सेपरेट करना है। सेपरेट करने का मतलब समझ रहे हो, जैसे जैसे बाई और एक्स में फंक्शन है हमारा, यानी कि dy और dx साथ में होंगे तो बाई को dy के साथ ले जाना है, x को dx के साथ ले जाना है। तो इसको हम कहेंगे कि वेरिएबल को हमने सेपरेट कर दिया, x को x के साथ, y को y के साथ। फिर है रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अगर डायरेक्टली मान लीजिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है तो उसको हम कुछ क्वांटिटी पुट करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होमोजीनियस फॉर्म। होमोजीनियस फॉर्म क्या होती है उस पर मैं पूरा डिस्कशन करूंगा। उसके बाद है रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म। फिर उसके बाद आपका लास्ट में आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर है। और फिर रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 6 पॉइंट है हमारे। इन 6 पॉइंट पे बेस आगे की जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इसी पे बेस रहेगी। क्लियर है बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या है, कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए मैं एनसीईआरटी की आपकी एक्सरसाइज 9.4 की कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूं। मैंने प्रॉब्लम उठाई है 6 नंबर। आइएगा बच्चों, तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है मेरे पास dy/dx इक्वल टू 1 + x²। एक ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट है 1 + y²। तो मुझे बच्चों क्या करना है, यहाँ पे y का जो टर्म है वो dy के साथ ले जाना है और x का टर्म dx के साथ ले जाना है। तो चलिए 1 + y² यहाँ डिवाइड कर लीजिए, ये आ गया, और dx को इधर ले जाइए x के साथ। तो बच्चों हमारे वेरिएबल सेपरेट हुए कि नहीं हुए भाई। dy जो है वो y के साथ है और dx जो है वो x के साथ है। अब इनको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए सिंपली, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का काम कहां तक था बच्चों, यहां तक केवल ये। इसके बाद क्या शुरू हो गया, इंटीग्रेशन, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन आपने सीखा है उसको अप्लाई करना है। तो सिंपल इंटीग्रेशन है ये। dy/1 + y² क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स y। 1 का x, x² का x³ 3 ये इसका सॉल्यूशन हो गया सिंपल। आज समझ में आई। और देखिए प्रॉब्लम 7 नंबर, y log/dx - x dy = 0। अब इसको उधर ले जाएंगे, इक्वल टू x dy हो गया। फिर वही y को dy के साथ, x को dx के साथ। तो बच्चों y log y को डिवाइड करके dy के नीचे ले जाएंगे, हाँ या ना, और x डिवाइड होके dx के नीचे आ जाएगा। तो अगली लाइन में इसको सिंप्लीफाई करके y को dy के साथ, x को dx के साथ ऐसे लिख सकते हैं हम, यस। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे सिंपल इंटीग्रेशन है। log y को t पुट, यानी कि बैक जो इंटीग्रेशन आपने पहले 2, 3, 4 दिन में सीखा था अब वो अप्लाई होना है यहाँ पे। log y को t पुट करो तो 1/y, y का dy और t का dt। भैया dy/y क्या हो गया यहाँ पे, dt ओवर, सॉरी वो तो dt हो गया dy/y, और log y की जगह मैंने t रख दिया, इक्वल टू dx ओवर, सॉरी इक्वल टू dx ओवर x। क्लियर है बच्चों। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये क्या बन गया log t, ये क्या बन गया log x। अब जो बच्चों हम यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो हम ये कांस्टेंट लेते हैं तो मैं यहाँ पे c की जगह log c ले लिया मैंने कांस्टेंट। अब आप कहोगे कि साहब ये आपने नई स्कीम बता दी, नहीं ऐसा नहीं हुआ है, पुरानी नहीं, ऐसा हमारे एक सिंप्लिसिटी के लिए लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन के।
अगर पूरा का पूरा देखिए, इधर भी लॉग में है, ये भी लॉग में है, सारे टर्म कांस्टेंट को छोड़ के सारे टर्म लॉग में है, तो कांस्टेंट को लॉग लो। और अगर सारे टर्म में कोई भी एक टर्म विदाउट लॉग है तो फिर सी को भी आप कांस्टेंट सी ही ले लीजिए, फिर लॉग सी लेने की जरूरत नहीं। तो चूंकि यहाँ पे दोनों टर्म इधर का भी और ये भी लॉग में थे, इसलिए मैंने इसको लॉग में ले लिया। तो भैया क्या हो गया, अभी टी की वैल्यू रख दी लॉग बाई, यानी कि लॉग लॉग बाई इक्वल टू लॉग सी एक्स। आप जानते हो लॉग एम प्लस लॉग एन को हम लॉग एम एन बोल देते हैं कि नहीं। अब ये बाहर का लॉग हट जाएगा, अंदर का बचा लॉग बाई इक्वल टू सी एक्स। अब अगर किसी लॉग पे बेस गिवन नहीं है तो बच्चों आप जानते ही होंगे कि वो अंडरस्टूड है। क्या है अंडरस्टूड, बेस ई माना जाता है। तो लॉग बाई बेस इक्वल टू सी एक्स बाई इक्वल टू ई की पावर सी एक्स। ये कॉन्सेप्ट आपने लॉग में पढ़ा होगा। लॉग बाई बेस इक्वल टू एक्स है तो भैया बाई इक्वल टू हम ऐसा लिख देते हैं कि नहीं, ये ए की पावर एक्स। ये लॉग के कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस ढंग से हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत भारी काम नहीं है, केवल वेरिएबल सेपरेट करना है और इंटीग्रेट करना है। सिंपली करिए नोट बच्चों इसको। चलिए बच्चों देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम 11 नंबर। यस, अच्छी प्रॉब्लम है, देखिएगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये ब्रैकेट में है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। वो पूछ रहा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अब हमें आंसर जनरल फॉर्म में नहीं देना, सी के टर्म में नहीं देना, यानी कि अब सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू आ जाएगी आराम से। क्या वो कह रहा है, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो बाई 1 है। तो पूरी इक्वेशन में जब बाई और एक्स में लास्ट में आंसर आता, आपका बाई एक्स और सी में आंसर आता, तो बाई की जगह 1 रख देना, एक्स की जगह 0, तो सी की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। ठीक, तो चलिए साहब कैसे करेंगे। अब ये एक्स वाला टर्म इसके नीचे ले जाओ और डी एक्स इधर आ जाएगा और बाई आपका अलग रह गया और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ठीक, अब नीचे वाले के फैक्टर कर लो इसके, वो आएंगे एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक, अब आपको कुछ नजर आ रहा है, ये क्या फॉर्म बन गई, व्हाट इज दिस। ये बच्चों इंटीग्रेशन होगा बाई पार्शियल फ्रैक्शन। जितना भी आपने इंटीग्रेशन पढ़ा था इंडेफिनिट, सारा अप्लाई होगा। ध्यान से सुन लीजिए पूरा का पूरा। तो चलिए साहब, इसके पार्शियल फ्रैक्शन जब हम करेंगे ए ओवर एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ए ये इधर आ गया और बी एक्स प्लस सी ये उधर चला गया। पूरे को सिंप्लीफाई करा, कंपेयर करा दोनों तरफ, तो यहाँ से ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई 1/2 3/2 -1/2। इन बच्चों ए बी सी की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, तो फाइनली हमारा ये क्या बन चुका, ये बन गया 1/2, ए की जगह 1/2 एक्स प्लस 1 और बी की जगह 3/2 और सी की जगह -1/2 ओवर दिस। अब ये 1/2 दिस अलग आ गया, इसमें 1/2 इन दोनों में बाहर ले लिया, 3x - 1 ओवर दिस। सेम वैसे लिखा, इसे भी 3x ओवर दिस -1/2 ये आ गया। अब इसमें क्या करा मैंने, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, 3 तो बाहर ले लिया था, ये 3/2 हो गया, फिर 2 से ऊपर नीचे तो 3/4 और ये 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब इंटीग्रेट कर दो, ये बाई हो गया 1/2 log 1 प्लस एक्स 3/4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे, अरे नीचे वाले को टी पुट करिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे, करके देखना, आपको ऐसे ही नहीं डायरेक्ट लिखना। तो क्या हो जाएगा, ये 2x dx dt, तो ऊपर का dt तो dt ओवर t यानी कि log t, और t की जगह फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखेंगे -1/2। ये किसका आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ओवर दिस tan इनवर्स x प्लस c। फिर वही, अब मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो यहाँ पे 1/2 log 1 x की जगह 0, 3/4 x की जगह 0 -1/2 x की जगह 0। तो बच्चों 1 इक्वल टू log 1 0 log 1 अगेन 0 tan इनवर्स 0 0 प्लस c। तो भैया यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। तो अब इस c की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दीजिए इस जगह। तो क्या बना, y इक्वल टू हाफ log 1 प्लस एक्स प्लस 3/4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। आप बच्चों इसका आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं,
और अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो करिए। कैसे? इसमें 1/4 कॉमन ले लो इस टर्म में भी और इस टर्म में भी। तो जब 1/4 कॉमन लूंगा तो 2 log 1 प्लस एक्स, 3 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाहर का तो दोनों वैसे रहना है। अब इसे क्या लिख दूंगा मैं? 2 log 1 प्लस एक्स को log 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और 3 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख दूंगा? log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका पूरे का होल क्यूब। अब ये क्या बच्चों बन गया? ये m और ये n, तो log mn को मैं log mn लिख दूंगा, log m प्लस n को log mn माइनस हाफ ये था y इक्वल टू दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर आप यहाँ छोड़ेंगे, यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ तक भी जा सकते हो। अगर कोई बच्चा यहाँ तक जा रहा है तो टीचर फिर ये मान के चलेगा कि नहीं, आपको नॉलेज है और आपको 100 में 100 नंबर दिए जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? करिएगा नोट इसे। चलिए बच्चों देखिए प्रॉब्लम नंबर 13। यस, क्या है जी? cos dy over dx इक्वल टू ए रियल नंबर है, और कब बताना पर्टिकुलर सॉल्यूशन? व्हेन y इक्वल टू 1, सॉरी एट y इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0, यानी कि जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 है। अब जैसा आप तुरंत एकदम डर जाएंगे यार, cos dy over dx ये तो बताया था कि सर ने cos के मतलब cos के साथ dy over dx sin के साथ या log के साथ नहीं होनी चाहिए। वो बच्चों तब बताया था जब हमें डिग्री निकालनी है कि डिग्री उसकी डिफाइन होगी या नहीं होगी। वैसे तो हम कर सकते हैं। कैसे जी? अरे सिंपल, dy ओवर dx, cos इधर आके cos इनवर्स ए हो गया। अब dy इक्वल टू cos इनवर्स ए dx, हालांकि cos इनवर्स ए तो कांस्टेंट है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अब यहाँ पे cos इनवर्स ए बाहर आ गया, अंदर 1 इंटू डी एक्स, तो y इक्वल टू cos इनवर्स ए चूंकि कांस्टेंट है 1 का x प्लस सी। अब x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ x 0 हो गया तो c की वैल्यू 1 आई। इस c की वैल्यू 1 को उठा के यहाँ रख दो, तो y इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस 1। ये आपका तरीका है। बहुत सिंपल। बताइए, आपने अगर इंटीग्रेशन सही से सीख रखा तो क्या समस्या है? उसमें कुछ भी नहीं। 16 नंबर पे आइए। और द डिफरेंशियल इक्वेशन x y dy over dx इक्वल टू x प्लस 2 y प्लस 2, फाइंड द सॉल्यूशन पासिंग थ्रू 1 माइनस 1। एक ही चीज है, इसका मतलब समझ रहे हो? पासिंग थ्रू 1 माइनस 1 का मतलब यानी कि x की जगह 1 रखना और y की जगह माइनस 1 रखना। यहाँ ऑलरेडी गिवन होता था। तो चलिए साहब, y को dy के साथ, x को dy के x को dx के साथ ले जाइए, फिर y प्लस 2 से यहाँ डिवाइड कर दो और x उधर ले जाओ। ये बचा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो वैसे तो मुझे पूरी प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना छोटा सा इंटीग्रेशन तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए। अब मैंने यहाँ क्या करा? 2 ऐड करा, 2 सब्ट्रैक्ट करा, इनको अलग अलग कर लिया, x ओवर x 2 ओवर x। अब ये पहला टर्म अलग कर दिया, माइनस 2 ओवर दिस अलग कर दिया। इस ढंग से ये कैंसिल होके 1 आ गया, ये 2 बाहर आके dy ओवर y प्लस 2, ये 1 हो गया, 2 बाहर आके 1 ओवर x dx। बस सिंपल सॉल्व कर दो, और x की जगह 1 और y की जगह माइनस 1 रख के c की वैल्यू निकाल लो, और c की वैल्यू को वापस उठा के यहाँ रख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर बच्चों? करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 18। बहुत इजी है जी, ऐसे साहब जी। देखिए क्या कह रहा है वो, एट एनी पॉइंट yes at any point xy of the curve the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4 -3 find the equation of the curve passing through -2 1। ऐसे समझ लो बच्चों, ये एक कर्व है और ये एक पॉइंट है एक्स वाई, इस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी। भैया इस पॉइंट एक्स वाई पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? अरे जो dy ओवर dx है, जो डिफरेंशिएशन हम पढ़ते आ रहे हैं, dy ओवर dx किसको रिप्रेजेंट करता? स्लोप ऑफ द टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता कि नहीं? हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा था। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, P पे टेंजेंट का स्लोप dy ओवर dx हो गया। अब ये तो हो गया पॉइंट आपका P। अब एक पॉइंट और दिया है उसने -4 -3। सपोज ये मान लो कर्व पे, मान लो कहीं भी मान लो, तो
अब क्या कह रहा है वो, इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट, यानी कि पी और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है मुझे, इसको और इसको ज्वाइन करना है, या ये पॉइंट थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो ये है, इसको जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ये आ गया। तो ये कह रहा है कि जो P पे हमने टेंजेंट का स्लोप है ये इस P और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के स्लोप का डबल है। अगर मैं एक्स एक्सिस को से देख लू इसको, ये तो ये एंगल मान लीजिए 45 डिग्री 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ऐसा समझ, सॉरी एंगल नहीं स्लोप, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू मान लो आप, टेन थीटा की वैल्यू अगर ये 2 है तो ऊपर वाली कितनी है 4, ऐसा समझ, ठीक है सर। तो सिंपल, अब स्लोप ऑफ द लाइन जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्स वाई एंड -4 -3 कितना हो गया, वो फॉर्मूला आपने पढ़ाई होगा, y2 - y1 x2 - x1 y+3/x+4। एच पर क्वेश्चन क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू ट्वाइस स्लोप ऑफ एक्स ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट एक्स वाई एंड दिस, ये आ गया। अब y को y के dy के नीचे ले जाओ, यानी कि y को dy के साथ और x को dx के साथ, ये आ गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो सिंपल। और c की वैल्यू कहां से आएगी लास्ट में, किससे पास कराएंगे, -2 1 से, वहां से आपको c की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चों, करिएगा नोट। चलिएगा बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम 19 नंबर। यस, आइएगा, क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट ए कांस्टेंट रेट। जो गिवन है उसको लिखते चलिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़े थे हमने रेट रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर ध्यान आ रही हो तो। क्या है, मैंने मान लिया बी है वॉल्यूम उसका, किसका, स्फीयर का, तो भैया स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जानते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेज एट ए कांस्टेंट रेट, यानी कि जो वॉल्यूम में चेंज है वो एक कांस्टेंट है, यानी कि गिवन क्या है, dv/dt इज इक्वल टू के मान लिया मैंने, कांस्टेंट जो है के मान, क्लियर। अब इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, इनिशियल का मतलब समझ रहे हो, जब t की वैल्यू 0 है, शुरू में जब t की वैल्यू 0 है तो रेडियस कितनी है 3 है, एंड आफ्टर 3 सेकेंड, और 3 सेकेंड के बाद इट इज 6 यूनिट, ये 6 यूनिट है, यानी कि जब t की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू कितनी है 6। फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर t सेकेंड। अब ध्यान से सुनिए, पूछ क्या रहा है वो, फाइंड द रेडियस, यानी कि रेडियस पूछ रहा है आफ्टर t सेकेंड, यानी कि t के टर्म में, उस स्फीयर की r पूछ रहा है किसके टर्म में, t के टर्म में। तो साफ सी बात है, b को तो हटाना मुझे तुरंत, मुझे जो लाना है वो r और t में लाना है रिलेशन, समझ गए क्यों हटाना b को, क्योंकि वो b की बात ही नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है r और t की लास्ट में, तो सिंपल। चलिए, मुझे dv/dt गिवन है के, यहाँ b ये था 4/3 पाई आर क्यूब, dv/dt निकालो 4/3 पाई आर क्यूब का 3r² और r का विद रेस्पेक्ट टू t dr/dt होगा कि नहीं, भैया dv/dt 3 से 3 गया, 4r² dr/dt, dv/dt की जगह ये लिख दो। अब r dr के साथ और dt उधर ले जाओ, तो 4r² dr k dt इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इसमें 4 पाई वहां ले लो, r क्यूब dr और ये k कांस्टेंट है वहां ले लो 1 × dt, तो 4 पाई इसका r³ 3 k 1 का t प्लस c। अब देखिए यहाँ पे बच्चों दो कांस्टेंट है मेरे पास, एक k है और एक c है, एक k है और एक c है, दो कांस्टेंट है, दोनों को एलिमिनेट करना होंगे। कैसे होंगे, इनिशियली जो उसकी रेडियस है वो 3 है, कब, जब t की वैल्यू 0 थी, t को 0 रख दो और r को 3 रख दो, तो ऐसा करने से यहाँ c की वैल्यू आ गई 36 पाई, इस c को उठा के यहाँ रखिए, तो मेरा फिर एक्सप्रेशन आ गया 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई।
अब फिर कांस्टेंट के रह गया, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बच्चों दो कंडीशन इसीलिए दी हैं। उसने t इक्वल टू 0 पे r कितना दिया था 3, और फिर t इक्वल टू 3 पे r कितना दिया है 6। अब दूसरी कंडीशन से k मिल जाएगा, r को 6 रख दीजिए और t को कितना रखेंगे 3। तो यहाँ से k की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से इधर गए हम 84 पाई, ये वैल्यू किसकी आ गई k की। ठीक, तो अब k को उठा के फिर अगेन इस वाले में रख दीजिए यहाँ। तो क्या फॉर्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब 84 पाई टी प्लस 36 पाई, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 पाई से पूरे को डिवाइड करके बना आर क्यूब इक्वल टू 63 टी प्लस 27, इसमें 9 कॉमन आ गया, 7t प्लस 3, ये किसकी वैल्यू है आर क्यूब की, मुझे चाहिए किसकी थी आर की। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 ब्रैकेट में 7t प्लस 3 और इसके पूरे की पावर 1/3, क्योंकि आंसर मेरा r और t में ही पूछा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर t सेकेंड, तो आफ्टर t सेकेंड का मतलब है आंसर मुझे किसमें लाना है t में और r में। मैं उम्मीद करता हूं बहुत क्लियरली आप लोगों को समझ में आई होगी। बोलो बच्चों, कर लीजिएगा नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये बच्चों इसी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है इसकी 9.4 की। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ r% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ rs 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। क्लियर है बच्चों, और log 2 की वैल्यू दी है 0.6931। आप पहले बात को ध्यान से सुनिए क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। जो प्रिंसिपल है वो इंक्रीज कर रहा है किस ढंग से, एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। क्लियर है बच्चों। तो भैया अगर मैं p जो है प्रिंसिपल अमाउंट मान लूं तो dp ओवर dt इक्वल टू r% ऑफ p है या नहीं है भाई। r% जो है पर ईयर किसके रेफरेंस में इंक्रीज कर रहा है, वो p के रेफरेंस में ना, यानी कि dp ओवर dt ओवर p इज इक्वल टू r% गिवन है कि नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे ये है देखने का। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी कि रेट रिलेशन है, तो dp ओवर dt अगर p मैंने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है, प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ r% पर ईयर, किस रेट से, r की जगह यहाँ 5 भी कह सकता, 10 भी कह सकता, यानी कि r को अगर मैं 5 मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो ध्यान से सुनना। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, जो 5% पर ईयर से इंक्रीज कर रहा है, तो मैं dp ओवर dt इक्वल टू 5% इंटू p करूंगा कि नहीं भाई। किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, p के रेस्पेक्ट में तो इंक्रीज कर रहा है। क्लियर बात हो गई। तो चलिए वही r है यहाँ पे, तो dp ओवर dt इक्वल टू r% p, यानी कि dp ओवर dt इक्वल टू rp ओवर 100। तो यहाँ से dp ओवर p के नीचे ले जाओ, t इधर आ गया, r ओवर 100 इंटू dt दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो बच्चों ये log p r ओवर 100 dt यानी कि 1 इंटू dt का t प्लस c। अब अगेन क्या कह रहा है, ये रिलेशन आ गया हमारे पास, log p इक्वल टू r ओवर 100 t प्लस c। क्या रिलेशन आया, इन ए बैंक सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ rs 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। वो ये कह रहा है कि r की वैल्यू बतानी है आपको कब, जब 100 रुपीज 10 साल में डबल हो रहे हों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट है, जल्दी से देखो, सॉरी मतलब पहले तो मुझे c की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या निकालनी है, पहले c की वैल्यू। तो c की वैल्यू कैसे निकलेगी,
इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे पी 100 है कि नहीं? भाई प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारा 100, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो शुरू में ही होता है ना, जब समय स्टार्ट होता तो टी की वैल्यू 0 और पी की वैल्यू 100 रख दो इसमें, तो log 100 r ओवर 100 टी की वैल्यू 0 प्लस सी, तो सी इक्वल टू log 100 आ गया। इस सी की वैल्यू को उठा के यहाँ रखो, तो log p इक्वल टू r ओवर 100 टी प्लस log 100। अब वो क्या कह रहा है, जो RS 100 है वो डबल हो जा रहा है 10 ईयर में, तो यानी कि अब p की वैल्यू कितनी होगी 2 into 100 यानी कि 200, t की वैल्यू होगी 10। तो इसी इक्वेशन में p की जगह 200, t की जगह 10 रखिए। log 200 इक्वल टू r ओवर 100 इंटू 10 प्लस log 100, ये 10 से 100 कैंसिल जाएगा, r बाई 10 बचा, log 200 माइनस log 100, तो ये कितना 10 भी इधर आ गया, r इक्वल टू 10 log 200 ओवर 100 यानी कि 10 log 2, और log 2 की वैल्यू रख दी, तो कितना आ गया r की वैल्यू 6.931। बोलो बच्चों, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इस ढंग से हमने यहाँ पे r की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में बच्चों बस r की जगह 5% दिया हुआ है, ठीक, और वो क्या पूछ रहा है कि कितने समय में वो डबल हो जाएगा, यानी कि t की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपली आराम से आप निकाल लेंगे, बिल्कुल जैसे ही किया है वैसे ही वो प्रॉब्लम आपकी होगी, करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्या है साहब, प्रॉब्लम पढ़िए। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1,00,000 1 लाख। देखिए इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, ठीक। द नंबर इज इंक्रीजेज बाय 10% इन 2 आवर। इनिशियली कोई एक कल्चर है, उस कल्चर में जो बैक्टीरिया है वो कितने हैं 1,00,000, और 2 घंटे में कितने इंक्रीज हो जाते हैं, वो 10% हो जाते हैं। इन हाउ मेनी आवर विल द काउंट रीच 2 लाख, यानी कि डबल, कितने समय में वो डबल हो जाएंगे, क्योंकि शुरू में 1,00,000 थे तो 2 लाख कितने में हो जाएंगे। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, मैं मान ले रहा हूं लेट एंड डिनोट द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ए कल्चर, यानी कि इनिशियली मीन्स एट टाइम, ठीक कह सकते हो आप इसको। एन जो है वो बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कल्चर में, तो ध्यान से फिर सुनिए। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया यानी कि dn ओवर dt इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, तो नंबर कितने n ही तो लिए हमने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो यहाँ से dn ओवर dt किसके इक्वल हो जाएगा, kn के। अब n को dn के नीचे ले जाओ, dt उधर ले जाओ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से आएगा बच्चों log n इक्वल टू kt प्लस c। अब इनिशियली एट t इक्वल टू 0 बैक्टीरिया कितने थे इनिशियली 1,00,000, तो यहाँ t को 0 रखो और n को 1,00,000 रखो, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी log 1 लाख। क्लियर है साहब? अब इस c की वैल्यू को यहाँ से उठा के इसमें रख दीजिए, तो हमारे पास क्या आ गया, log n इक्वल टू kt प्लस log 1 लाख। यहाँ तक सब ठीक। अब आइए, उसने क्या कहा है, द नंबर इज इंक्रीजेज बाय 10% इन 2 आवर, यानी कि 2 घंटे में 10% बढ़ जाते हैं। कितने थे हमारे पास 1,00,000 थे, तो भैया 1,00,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 10,000 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो। तो अब नंबर कितने हो गए 2 घंटे के बाद, भाई 1,00,000 तो थे ही और 10,000 और बढ़ गए, भाई 10% बढ़ा रहा ना वो 2 घंटे में, तो यानी कि 1,00,000 शुरू में थे 10,000 और बढ़ गए, तो 2 घंटे के बाद कितने बने 1,10,000 बने या नहीं बने, जल्दी बोलो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, p की जगह 2 रख देना है और n की जगह 1,10,000 रख देना है, तो मुझे यहाँ से k की वैल्यू देखे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन है, एक तो k और एक c, तो c की वैल्यू तो यहाँ से मिल गई, अभी मुझे k की वैल्यू और चाहिए थी, तो k की वैल्यू मुझे इस कंडीशन से मिलेगी, तो यहाँ से रखिए। चलिए t की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1,10,000, तो log 1,10,000 2k प्लस log 1,00,000, तो 2k इक्वल टू दिस माइनस दिस,
इक्वल टू हाफ लॉग 1,10,000 ओवर 1,00,000 यानी कि हाफ लॉग 11/10। जल्दी बोल दो। अब इसको उठा के वापस कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे इस इक्वेशन में। यहाँ इसकी वैल्यू के की तो रखनी, तो log n इक्वल टू t/2 log 11/10 प्लस log 1 lakh। ठीक। अब वो क्या पूछ रहा था, इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh, द नंबर इज इंक्रीजेज बाय 10% इन 2 आवर। फिर क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी आवर विल द काउंट रीच 2 lakh, यानी कि कितने समय में ये 2 lakh हो जाएंगे। भैया यहाँ पे n की जगह 2 lakh रखना है, जल्दी बोलो, और t की वैल्यू निकालनी है। तो log 2 lakh इक्वल टू t/2 log 11/10 प्लस log 1 lakh। अब log 1 lakh इधर निकाल ले आएंगे, तो log 2 lakh माइनस 1 lakh, तो log 2 lakh ओवर 1 lakh यानी कि log 2। तो यहाँ से t/2 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, t/2 इक्वल टू ये था, तो t log 11/10 कितना हो गया, ये 2 इधर आ गया, 2 log 2, तो t इक्वल टू 2 log 2 ओवर log 11/10। ये आपका आंसर आ गया। यानी कि कितने समय में ये हुए, 2 लाख से 1 लाख से 2 लाख कितने समय में हुए हमारे, इतने समय में। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, करिएगा नोट जल्दी से। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए। यस क्या है, अब रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। मैंने आपको 6 फॉर्म पढ़ाई थी ना बच्चों। पहली बताई थी वेरिएबल सेपरेबल, दूसरी रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, तीसरी होमोजीनियस, चौथी रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस, पांचवी आपकी डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल, और चौथी रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल, सॉरी 6। तो सेकंड वाली है रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी कि अगर हमारे वेरिएबल डायरेक्टली सेपरेट नहीं हो रहे हों तो कैसे करेंगे। देखिए dy/dx इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, गुड। अब सॉरी, तो क्या करें साहब, अब देखिए dy/dx जो है 2x प्लस 3y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो रहा, तो ऐसे में क्या करें। अब वेरिएबल तो नहीं सेपरेट हो रहा है, क्योंकि 2x और 3y एक साथ हैं और इनका होल स्क्वायर हो रहा है, यानी कि एक साथ चिपके हुए हैं, ढंग से ऐसा कह दो। तो फिर क्या करें, तो ऐसे केस में उस क्वांटिटी को एक थर्ड क्वांटिटी पुट कर लीजिए, किसको, यानी कि 2x प्लस 3y को b पुट कर लो। तो यहाँ से आप डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का 1 हो गया यानी कि 2, 3 y का dy/dx और b का dv/dx विद रेस्पेक्ट टू x ही करेंगे। तो यहाँ से बच्चों dy/dx कितना हो जाएगा, dv/dx, ये 2 इधर चला गया, -2/3। अब यहाँ dy/dx की जगह क्वांटिटी रखिए, इक्वल टू क्या बना ये, सॉरी बच्चों, ये -4 भी ले लो इसी में, इसलिए ले लिया मैंने क्योंकि -4 लेने से हमारे डिफरेंशिएशन पर कोई इफेक्ट है ही नहीं, तो पूरे कोई लो तो ज्यादा बेटर है। तो ये आ गया इधर b स्क्वायर, अब ये 3 इधर आ गया 3b स्क्वायर, 2 इधर आ गया 3b स्क्वायर प्लस 2। अब b को dv के साथ और dx इधर ले आओ, तो dv ओवर ये आ गया इक्वल टू dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, यहाँ 3 बाहर ले लो, तो dv ओवर b स्क्वायर प्लस रूट 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब सिंपल, ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की फॉर्म हो गई इंटीग्रेशन। फिर बार बार कहूंगा पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन का ही एप्लीकेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का काम तो यहाँ खत्म हो गया था, कहाँ पे, डिफरेंशियल इक्वेशन का काम तो यही खत्म हो गया था ऊपर, अब तो इंटीग्रेशन करना। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, b की टर्म में आएगा, इधर x आएगा, तो बच्चों b का क्या करें फिर, जब जहाँ पे लास्ट में b आएगा tan इनवर्स की फॉर्म में, तो b की जगह पर ये क्वांटिटी रख दीजिए 2x प्लस 3y माइनस 4, आगे आपका आंसर आ जाए। और देखिए प्रॉब्लम इसी में, x प्लस y का होल स्क्वायर dy/dx इक्वल टू a स्क्वायर, क्लियर, पुट x प्लस y इक्वल टू b, फिर वही है वेरिएबल एक साथ चिपके हुए हैं, तो x का 1, y का dy/dx इक्वल टू dv/dx, तो dy/dx क्या हो गया, 1 उधर चला जाएगा, dv/dx -1,
तो इधर आइए बी स्क्वायर डी बी ओवर डी एक्स माइनस वन इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये डी बी ओवर डी एक्स माइनस वन था, ये वन उधर चला जाएगा, इसमें एलसीएम ले लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बचा। तो बच्चों अब इसको b को तो dv के साथ और dx उधर ले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा घूम के इधर बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी बी इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। अब इसमें ए स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो अब दिस ओवर दिस करेंगे वन आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी बी इक्वल टू डी एक्स। इसको सिंपली इंटीग्रेट कर ही देंगे, ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है, और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म नहीं आ गई। अरे अब यहाँ पे वेरिएबल हमारा x की जगह बच्चों b आ रहा है, तो जैसे हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे अब b के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि ये बन जाएगा कितना a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म, तो टेन इनवर्स, जल्दी बोलो टेन इनवर्स x ओवर a बनेगा कि नहीं बनेगा। बस अब b की जगह आपको अगेन x प्लस y रख देना है। ठीक है बच्चों, करिएगा नोट। और देखना बच्चों दो प्रॉब्लम इसी पे बेस, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे ही। यस क्या है, सॉल्व द इक्वेशन dy ओवर dx प्लस वन इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई। तो बच्चों अगेन फिर x प्लस वाई को भी पुट करो। अब सवाल ये कि हमें कैसे पता चलेगा, यार साफ सी बात है कि वेरिएबल डायरेक्टली सेपरेट हो रहे हो तो वेल एंड गुड, और नहीं हो रहे तो फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, यही करना आपको। तो चलिए फिर वही x का वन, y का dy ओवर dx, b का dv ओवर dx, तो यहाँ से dy ओवर सॉरी ये dy ओवर dx प्लस वन ही था इतना भाग से, तो इसकी जगह dv ओवर dx इक्वल टू e की पावर b, तो ये b का टर्म dv के साथ ले आओ और dx इधर ले जाओ, तो dv ओवर e की पावर b इक्वल टू दिस, और इसे मैं e की पावर माइनस b dv इक्वल टू dx लिख दूंगा। ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस b का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस b और माइनस b का माइनस वन, ठीक, इक्वल टू सॉरी माइनस बी का नहीं, यानी कि e की पावर माइनस बी का जो है e की पावर माइनस बी, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा क्योंकि निगेटिव है तो माइनस वन आ जाएगा साथ में, इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक। अब b की वैल्यू रख दो, माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो माइनस वन ओवर ये नीचे आके e की पावर x माइनस वाई इक्वल टू दिस। अब ये e की पावर दिस इधर मल्टीप्लाई कर दो x माइनस वाई, और ये x प्लस सी इक्वल टू ये माइनस वन, और माइनस वन इधर ले आओ प्लस वन हो जाएगा। क्लियर है। और देखो x प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में है डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई, पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। क्लियर, dx कॉमन ले लो, x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू डी वाई, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस वन, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस वन ओवर x प्लस वाई प्लस वन। क्लियर। अब डी वाई ओवर डी एक्स की ये फॉर्म बन गई, तो क्या करोगे यहाँ पर, कुछ सिमेट्री नजर आ रही है, हाँ जी आ रही है, क्योंकि अगर यहाँ पूरा प्लस वन होता ऊपर भी और नीचे भी तो कैंसिल होके वन आ जाता। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम x प्लस वाई को b पुट करेंगे फिर वही वन y का dy ओवर dx इक्वल टू dv ओवर dx, तो dy ओवर dx क्या हो गया dv ओवर dx माइनस वन, इसकी जगह आ गया b माइनस वन ओवर b प्लस वन। अब dv ओवर dx से वन उधर चला गया है प्लस वन इधर आ गया, एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई करा 2b ओवर b प्लस वन, इसको उठा के b वाले टर्म को dv के साथ लिया है और dx उधर चला गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो अगर अलग अलग कर दो b ओवर टू बी यानी कि वन बाई टू, वन ओवर टू बी डेस इक्वल टू डी एक्स, वन बाई टू बी प्लस वन बाई टू लॉग बी इक्वल टू एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू रख दी। आगे और सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको कर सकते हो अगर आपको आंसर तक जाना है तो। क्लियर है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। हालांकि अगर मैं बात सीबीएसई बोर्ड की करूं तो एनसीईआरटी में ये रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है, केवल वेरिएबल फॉर्म थी, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, रिड्यूसेबल नहीं। हाँ जैसे आप आर एस अग्रवाल में जाओगे वहां मिलेगी, आप
ML अग्रवाल में ISC की बुक में जाओगे वहां मिलेगी, लेकिन आपको ये NCERT में नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए साहब नोट कर लीजिए आज के लिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। इसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, करिएगा नोट।